हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल रंजन स्टडी सेंटर में बने रहने के लिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th मैथ सेट 1 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं। जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि मैं आपको जब भी अगला वाला वीडियो दूंगा उसमें मैं आपको सेट बाई ऑब्जेक्टिव प्रश्न दूंगा, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, सेट बाई ऑब्जेक्टिव प्रश्न दूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बिहार बोर्ड यानी कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए मैं आपको सेट बाई ऑब्जेक्टिव प्रश्न दे रहा हूँ। और इस वीडियो में आपको मैथ का ऑब्जेक्टिव प्रश्न दूंगा, इसलिए आप लोग वीडियो को मिस मत करना, वीडियो को जरूर पूरा देखना। दोस्तों, आपको एक सेट में 60 क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि आपके पैटर्न के अनुसार आपके बोर्ड में 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सभी के बारे में आपको जानकारी दे दूंगा। सबसे पहले तो आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके फटाफट बेल आइकन को दबा दो और वीडियो को लाइक कमेंट कर दो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चंस बताने से पहले यहाँ पर आप लोगों को कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि यहाँ पर जो आपको लिखा गया है नोट में, यहाँ पर देखिए ध्यान से देखना नोट में क्या लिखा गया है। प्रश्न संख्या 1 से 60 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। आपके बोर्ड में भी यही लिखा होगा, आपके बोर्ड में भी यही लिखा होगा, हर सब्जेक्ट में यही बात लिखा गया होगा कि प्रश्न संख्या 1 से 60 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना है आपको, किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना है आपको। ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पर देखिए, उसके बाद से यहाँ पर है दोस्तों कि प्रत्येक प्रश्नों के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। जैसे मान लेते हैं ABCD 4 विकल्प है और इन 4 विकल्पों में से मात्र एक सही है, और उसी को आपको चूज करके टिक लगाना है कि कौन सा सही है। ठीक है, और अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्ह करें। OMR शीट का मतलब होता है जो कि मतलब गोले का अंदर पेंट करना होता है। ठीक है, गोले का अंदर पेंट करना होता है। और मैं आपको एक बात बता दूं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बात है आपके लिए। ठीक है, अगर कोई भी स्टूडेंट 60 ऑब्जेक्टिव में से 60 ऑब्जेक्टिव अगर टिक लगा देता है और वो समझता है कि मैं 60 ऑब्जेक्टिव में 60 टिक लगाऊंगा तो उसमें से ज़रूर कुछ ना कुछ गलती होकर 50 हमारा सही हो जाएगा, लेकिन उसका सोच गलत है। क्योंकि अगर आप 60 में 50 ऑब्जेक्टिव है तो आप 85 ऑब्जेक्टिव को टिक लगाना। अगर आप 60 ऑब्जेक्टिव टिक लगा देते हो तो आपको 50 का जो टिक लगाए होगे क्वेश्चन का, तो 85 का मूल्यांकन होगा, यानी कि 85 गिनते होगे। जैसे मान लेते हैं कि आप 1 से लेकर 60 तक मतलब प्रश्नों को हल कर देते हो, यानी कि 1 से 60 तक के सभी प्रश्नों को आप टिक लगा देते हो, तो आप समझते हो कि यहाँ पर 60 में ज़रूर कुछ गलती होगा तो हमारा 50 नंबर मिलेगा, लेकिन ये गलती है। ठीक है, आपको 85 जो 50 क्वेश्चन होगा उसी का मूल्यांकन होगा, और उसी में से जो भी गलती होगा वही होगा। अगर आप 60 बना देते हो 1 से लेकर 60, तो आपको 1 से लेकर 85 तक ही मतलब कि क्वेश्चन का जांच किया जाएगा। 10 क्वेश्चन छूट जाएगा, भले ही उसमें सही हो या फिर नहीं हो। ठीक है, इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपका पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपका प्रश्न देखिए। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है कि एक 14 सेमी ऊंचाई के बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल 264 सेमी स्क्वायर है। इसका आयतन क्या होगा, सेमी क्यों में पता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आयतन आपको बताना है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सबसे पहले तो इसकी ऊंचाई क्या है, बेलन की ऊंचाई L के रूप में है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 14 सेमी। ठीक है, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 264 सेमी है, तो वहाँ से आप R का भी मान निकाल सकते हो। क्षेत्रफल से आप लोग R का मान निकाल सकते हो। R का मान निकालने के बाद बेलन का आयतन क्या होता है उस पर रखकर आप लोग तुरंत इसका मान निकालोगे, तो मान निकालने पर इसका आंसर आएगा आपको 396। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर मिलेगा। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका कि दो गोले का आयतनों का अनुपात 8:7 है, तो उनके सतह का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। क्या होता है, 4πr² का जो अनुपात है वो क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या मिलेगा दोस्तों, तो यहाँ पर इसका आपका आंसर मिलेगा, वो मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर मिलेगा, याद रखना। ठीक है, और यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है दोस्तों
यहाँ पर अगला प्रश्न है कि यदि h ऊंचाई तथा r त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन का वक्र का क्षेत्रफल इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 1/3 है, तो यहाँ पर वक्र बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 कर देना और वहाँ से आप h का मान निकाल देना, तो आपका आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका फाइनली आंसर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? आपका फाइनली आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों, हर चैप्टर का इसमें ऑब्जेक्टिव है और काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये दोस्तों। यही तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते हैं। ये मत समझना कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसान होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी भारी होता है और वो भी आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए दोस्तों आप सभी क्वेश्चन को एक एक करके ध्यान देना। ठीक है, और यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न देखिए। यहाँ पर चौथा प्रश्न है दोस्तों कि 12 सेमी व्यास के एक गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन क्या होगा? हवा का आयतन, विस्थापित हवा का आयतन क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ पर गोले का बात कर दिया, तो उसी का आयतन हम लोग लेंगे। ठीक है, तो कितना है? 12 सेमी व्यास वाले, तो व्यास क्या होता है? व्यास होता है डी बराबर 2r होता है, तो यानी कि डी का मान 12 दे दिया है और वहाँ से आप लोग r का मान निकालोगे तो 6 सेमी मिल जाएगा, यानी कि 6 सेंटीमीटर, और वहाँ से आप लोग हवा का आयतन निकाल लेना। आपका फाइनली आंसर क्या मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आपका फाइनली आंसर क्या मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न है 5 नंबर की, किसी 5 सेमी भुजा वाले घन को बांटकर 1 सेमी भुजा वाले कितने घन बना सकते हैं? तो 5 सेमी, 1 सेमी भुजा वाले में, ठीक है, कितने? 1 सेमी। तो यहाँ पर दोस्तों ये तो फाइनली आपका दिखाई दे रहा है, आप 5 का क्यू मतलब क्यू कर देना तो आपका फाइनली आंसर 125 मिल जाएगा। यहाँ पर तो ये बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और वैसे ही दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप लोग दोस्तों ध्यान से पढ़कर इस क्वेश्चन को आप किसी से भी पूछ सकते हो। जैसे मान लेते हैं कि आपके गांव में बड़े ही मतलब पढ़नियार स्टूडेंट होते हैं, आप उनसे इस क्वेश्चन को पहले एक बार तो पूछ कर देख लेना कि ये क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों, यदि यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? तो ये तो आप लोग सोच में पड़ गए होंगे कि यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम बनाएं कैसे। तो यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो हम लोग तो सोचते होंगे कि विषम संख्या 1 3 5 7 4 हो गया, चारों को जोड़कर जितना संख्या होगा उतना से भाग दे देंगे, आंसर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो माध्य 6 दिया है, माध्य 6 दिया, इसका मतलब आप लोग जरूर सोचेंगे कि इसमें जरूर न जरूर x होगा, तभी तो ये माध्य 6 दिया है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहला मानना कि पहला विषम पूर्णांक क्या हो जाएगा? x+1, दूसरा हो जाएगा x+3, तीसरा x+5, चौथा x+7, 4 हो गया। तो 4 हो गया, चारों को ऊपर जोड़ देंगे और नीचे 4 से भाग देना और इक्वल टू में 6 रख लेंगे। ठीक है, और वहाँ से x का मान निकालेंगे, x का मान हमारा मिलेगा 2। जब हमारा x का मान मिल जाएगा तो वहाँ से आप लोग क्या करना है दोस्तों, जो सबसे बड़ी संख्या होगा x+7, तो x+7 x का मान 2 रख देना और 7 आपका हो जाएगा, तो 2+7 तो 9 आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये देखिए, ये बोर्ड में हर साल एक ऑब्जेक्टिव में रहता है कि 6,4,3,6,4,3,4,6 तथा x का बहुलक हो सकता है, तो यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा तौर पर ध्यान देना है कि इस संख्या में सबसे ज़्यादा बार संख्या कौन है। तो मैं आपको बता दूं, 6 3 बार है और 4 भी 3 बार है, तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों बराबर है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4 और 6 दोनों हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा बार जो संख्या रहेगा वही आपका बहुलक कहलाएगा, तो 4 और 6 आपका ज़्यादा बार है। ठीक है, तो 4 और 6 आपका ज़्यादा बार है तो आपका बहुलक क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 8 2 नंबर में भी हो सकता है, 1 नंबर में भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस है 1 नंबर में। ठीक है, 3 सही सिक्के उछाले जाते हैं, 3 सही सिक्के उछाले जाते हैं, यानी कि 3 सिक्के को उछाले जाते हैं।
कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता क्या है? तो तीनों सिक्कों को उछालो और कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता, ठीक है। तो 3 सिक्के को उछाले हुए तो आपको क्या मिलेगा? कम से कम 8 मिलेगा। उसमें क्या मिलेगा? आपका जो टोटल प्रायिकता होगा वो 8 मिलेगा और कम से कम 2 हेड आने चाहिए, कम से कम 2 हेड आने चाहिए। तो यहाँ पर उसका आंसर क्या होगा? 2 हेड मतलब 4 बार आएगा, ठीक है। 4 बार आएगा तो 4/8 रख देना और कटाकर 1/2 आपका फाइनली आंसर मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए। 9 नंबर में आपका प्रश्न देखिए, आपका 9वां नंबर प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों कि एक साथ दो पासे को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होने की प्रायिकता। एक पासे में जो आपका संख्या होता है वो 1 से लेकर 6 होता है, लेकिन 2 पासे को एक साथ देखा जाता है तो आपका फाइनली आपका जो 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 आपका घटना होगा, संभव घटना, वो 36 होगा, लेकिन आपको प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 चाहिए। इसका मतलब ये हुआ जैसे 5 जोड़ 7 हो गया तो 5,7 ले लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। 1,6 ले लेंगे, 4,3 ले लेंगे, 3,4 ले लेंगे, 2,5 ले लेंगे, 6,1 ले लेंगे। इन सबको मतलब के लेंगे जो जो मतलब जोड़ने पर 7 हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली आपका आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। वो 6 ही होगा, ठीक है। तो 6/36 तो आपका कट जाएगा 6 बार में, तो 1/6 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 10वां प्रश्न है दोस्तों। 10वां आपका प्रश्न है कि निम्न में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? निम्न में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो यहाँ पर आप लोग देखिए 1.1, 0.5, 0.9, 0.1। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं, यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्यों होगा मैं आपको बता दूं। आप लोग याद रखना हमेशा कि किसी भी प्रायिकता का मान, जो आपका प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी होता है, उसका मान क्या होता है? 0 या 0 से बड़ा या फिर 1 या 1 से छोटा। 1 से बड़ा नहीं हो सकता और ना ही 1 से छोटा हो सकता। 1 से छोटा का 0 से छोटा नहीं हो सकता है, ठीक है। 0 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा, ठीक है। और 1 से छोटा कौन हो सकता है? माइनस में हो सकता है, तो माइनस में कभी प्रायिकता नहीं होता है। और 1 से बड़ा कौन हो सकता है? तो 1.1 है, तो 1 से बड़ा कभी भी प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी नहीं होता है। तो यहाँ पर इसका फाइनली आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, ठीक है। अब ऐसे ही अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी और केंद्र से Q की दूरी 25 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? तो वहाँ पर समकोण त्रिभुज बनेगा। समकोण त्रिभुज का मतलब हुआ वहाँ पर P का मान आपको निकालना है। समकोण त्रिभुज बनेगा तो H और B का मान दे दिया है और P का मान निकालना है, तो आप आसानी से P बराबर H² माइनस B² की जगह पर रखकर आप आसानी से इसका मान निकाल सकते हो। उसका मान निकालेगा तो आपका मिलेगा 49 का वर्गमूल 7, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग बिल्कुल चिंता मत करना, काफ़ी हल्का ये क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर में भी आते हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों 12 नंबर में कि बिंदु -4,3 किस मतलब स्थिति की मतलब कह रहा है बिंदु -4,3 की स्थिति किस पाद में है? तो मतलब -4,3 किस पाद में स्थित है? तो मैं आपको बता दूं कि आपके लिए 4 पाद होता है, ऐसे 4। पहला में प्लस प्लस होता है और दूसरा में माइनस प्लस होता है और तीसरा में माइनस माइनस होता है, चौथा में प्लस माइनस होता है। यही आपको चूज़ करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर 4 के जगह पर माइनस है और 3 के जो इधर छुपा है वहाँ पर प्लस छुपा है, तो माइनस प्लस किस पाद में है? तो यहाँ पर द्वितीय पाद में है, तो इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय पाद, ठीक है। यही आपका पहचाने का बेस्ट ट्रिक है, ठीक है। आप लोग जरूर इसे याद रखना हमेशा के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है? तो निम्न में कौन परिमेय संख्या है? तो मैं आपको बताऊँ √3 एक अपरिमेय संख्या है, सी में भी 4 + √5 अपरिमेय संख्या है और √6 भी अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर बी नंबर में है तो यहाँ पर रूट कट जाएगा तो आपको सिर्फ 2 मिलेगा और 2 तो एक परिमेय संख्या होता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और यहाँ पर अगला प्रश्न है 14 नंबर दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? निम्नलिखित में कह रहा है कौन बहुपद नहीं है?
तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर इसमें बहुपद कौन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि बहुपद जो होता है वो कभी भी रूट जो चर मान होता है, जैसे एक्स है, इसको कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए, ये कभी भी रूट में नहीं हो सकता है, और ना ही बाटा में हो सकता है, और ना ही इसका पावर माइनस में हो सकता है। अगर इन तीनों में से कोई हो तो ये बहुपद नहीं होगा। तो वैसे ही यहाँ पर 1/x जो है वो बाटा में है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं हो सकता है। तो यहीं पर आपका फाइनली आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ये रूट में है एक्स, तो एक्स स्क्वायर है रूट में, तो आप लोग एक्स को बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है दोस्तों कि tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले तो tan थीटा इक्वल टू √3 tan कितना का मान होता है, तो √3 tan 60 का मान होता है। तो tan कर देगा, थीटा बराबर 60 डिग्री, आपका आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और वैसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 16 है कि cos 60 डिग्री प्लस 1 बटे cos 60 डिग्री माइनस 1 का मान निम्नलिखित में कौन होगा। तो cos 60 का मान क्या होता है, तो cos 60 का मान 1/2 होता है, और नीचे भी 1/2 होगा। आप लोग वहां से बटा का जोड़ बना लेना। ठीक है, तो बटा का आप लोग जोड़ बनाओगे तो ऊपर क्या मिलेगा, ऊपर मिलेगा आपका वो मिलेगा, ऊपर मिलेगा 3 और नीचे मिलेगा -1, यानी कि आपका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। आपका आंसर मिलेगा -3। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1/2 प्लस 1 बटे 1/2 -1, तो आपको उसको हल करके आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न है 217वां प्रश्न, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन है। प्रथम 5 पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या कौन होता है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 1 2 3 5, ये सब क्या है, पूर्ण संख्या है। तो सबको जोड़कर जितना भी होगा 5, तो 5 से भाग दे देना। तो आपका फाइनली आंसर क्या मिलेगा फ्रेंड्स, तो आपका फाइनली जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा, तो आपका फाइनली आपका आंसर देगा ऑप्शन नंबर बी 2 मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 18वां प्रश्न है दोस्तों कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल πr², तो πr², तो पाई ऊपर भी कटेगा नीचे भी कटेगा, r², πr², तो ऊपर भी r², नीचे भी r², तो 4 का रूट क्या होगा, 2 होगा, और 1 का रूट 1 ही हो जाएगा। ठीक है, उसको निकालोगे बाहर, तो 2:1 आपका फाइनली आंसर ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर मिलेगा। ठीक है, और वैसे ही आपका जो 19 नंबर प्रश्न है वो भी देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 19 नंबर प्रश्न है, यदि अल्फा और बहुपद f(x) इक्वल टू x² प्लस 1 x² प्लस x प्लस 1 के मूल हो, तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले 1/α प्लस 1/बीटा कैसे बनाओगे, आप लोग इसका एलसीएम निकाल लेना, अल्फा इंटू बीटा, और फिर आपका क्या हो जाएगा ऊपर अल्फा प्लस बीटा, और हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। तो -b/a होता है, -b/a लिख देंगे, और क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, तो c/a लिख देंगे, a कट जाएगा, तो इक्वल टू क्या बचेगा, -b/c बचेगा, -b/c। तो यहाँ पर b का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है वहाँ पर b का मान हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, तो -1/c का भी मान 1 है, तो 1 ही हो जाएगा, यानी कि आपका फाइनली आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी -1। ठीक है, -1 आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और वैसे ही एक और प्रश्न है 20 नंबर की, एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 द्विघात बहुपद है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, द्विघात बहुपद निकालने का एक फार्मूला होता है जिसको आप लोगों को याद करना होता है। द्विघात बहुपद का फार्मूला निकालने के लिए एक फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, x² अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो सबसे पहले x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 2 दिया है, तो x² माइनस 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -15 है, तो -15 हो जाएगा। इसका मतलब कि x² माइनस 2x माइनस 15, x² माइनस 2x माइनस 15 आपका आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या मिल जाएगा, आपका फाइनली आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल पर आप लोग बने रहना। ठीक है, अगर हम लोग चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो,
और हम लोग हमारे चैनल पर आप लोग नए आए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो, क्योंकि आपको पता ही होगा कि दोस्तों मैं आपको कितने बेहतरीन ट्रिक के साथ में आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता रहा हूं, और ऐसे ही हर सब्जेक्ट का बेहतरीन तरीके से बताऊंगा और काफ़ी आपके इंपॉर्टेंट बताऊंगा आपके बोर्ड के लिए, ठीक है। इसलिए आप लोग हमारे चैनल में बने रहना, ठीक है। और यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न देखिए, 21 नंबर में भी प्रश्न है कि बिंदु -4,3 किस पाद में होगा। मैं आपको अभी बताया कि यही क्वेश्चन एक बार और पूछा था, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि माइनस प्लस है तो माइनस प्लस द्वितीय पाद में होता है। किस पाद में होता है, तो द्वितीय पाद में, ठीक है। और वैसे ही एक और प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण का मतलब क्या होगा मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो द्विघात समीकरण आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ना ही ए होगा ना ही बी होगा। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी और डी में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोस्तों उसका आंसर इधर उधर हो गया, तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर जो आपका होगा वो क्या होगा, मैं आपको बता दूं। द्विघात समीकरण का जो आपका आंसर होता है वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका बी ही आंसर मिलेगा। क्या मिलेगा, यहाँ पर मैं आपको दिया हूँ, तो यहाँ पर आपका आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ax² - bx + c = 0 द्विघात। यहाँ पर अगला 23 नंबर प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर आप लोग 23 नंबर प्रश्न देखिए। यहाँ पर 23वां प्रश्न है दोस्तों कि चित्र में यदि त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA कमा कोण CDO = 70 डिग्री तथा कोण BOC = 115 डिग्री, तो कोण DOC का मान होगा। तो कोण DOC का मान क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर तो कॉपी है नहीं कि मैं आपको सोल्यूशन करके बताऊं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि यहाँ पर इसका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी 65 डिग्री, ठीक है। क्योंकि आपका समरूप दिया है, समरूप के हिसाब से आप लोग बनाओगे तो इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों अगला प्रश्न है 24 नंबर कि वर्ग अंतराल a - b का वर्ग चिन्ह होगा। वर्ग अंतराल a - b का वर्ग चिन्ह होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर a + b/2, a + b/2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग याद रखना। और यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न अब यहाँ से काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न शुरू हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है 25 नंबर दोस्तों कि निम्न में किसका मान 0 के बराबर है। निम्न में किसका मान 0 के बराबर है, तो मैं आपको बता दूं कि साइन 90 का मान 1 होता है, कॉस 90 का मान 0 होता है। तो आपका फाइनली आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉस 90 का मान 0 होता है, तो आपका आंसर 0 ही होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका दोस्तों जो आपका प्रोबेबिलिटी का मैं आपको बता रहा हूँ उसके बारे में बता रहा था, वही आपका क्वेश्चन यहाँ पर आ गया कि किसी निश्चित घटना की प्रायिकता निम्न में कौन होगी। तो किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होता है, 1 होता है। मैं आपको बता रहा हूँ निश्चित घटना, अगर अनिश्चित का है तो 0 होगा, निश्चित का है तो 1 होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा फाइनली ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों 27 नंबर की निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी यानी कि AP में है। निम्नलिखित में कौन AP में है, तो यहाँ पर आपका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका फाइनली आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों, क्योंकि आपका जो -10 -6 -2 और सिर्फ 2 ये जो दिया है उस क्या करना, पहले 6 में से 10 घटाना, जितना देखना कितना आया, फिर 2 में से -2 में से -6 घटाना, फिर 2 में से -4 घटाना, ऐसे ही घटा जाए। यानी कि दूसरा पद पहला पद में से घटाना, तीसरा पद दूसरा पद में से, चौथा पद तीसरा पद में से, पाँचवा पद चौथा पद में से घटाना, और देखना कि सेम आ रहा है कि नहीं। अगर सेम आएगा तो AP में है, ठीक है। और यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड में आ चुका है। ये प्रश्न आपके बोर्ड में आ चुका है 2020 में ही ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। 2020 में क्वेश्चन पूछा था साइन थीटा इक्वल टू होता है, साइन थीटा बराबर है, तो साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। क्या होता है, 1/cos थीटा होता है। यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और अगला प्रश्न है 29 नंबर दोस्तों। 29 नंबर प्रश्न है कि गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निम्न में कौन होगा अगर त्रिज्या r हो तो मैं आपको गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा यदि त्रिज्या r हो, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका फाइनली आंसर क्या होगा दोस्तों, ये आपको बताना। अगर आपको लोग नहीं याद है कि गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है तो आप नहीं मार सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है। क्या होता है, 4πr², ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है।
और गोले का संपूर्ण अगर पूछा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 3 पाई आर स्क्वायर बताना। अगर पूछे कि गोले अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2 पाई आर स्क्वायर बताना। ठीक है। और अगला प्रश्न यहाँ पर 30 नंबर में है दोस्तों, बताइए कि निम्न में कौन अलग है। निम्न में कौन अलग है, तो निम्न में कौन अलग है पूछ रहा है। तो यहाँ पर सबसे अलग कौन है, तो यहाँ पर आपका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यही सबसे अलग है। ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये रूट में नहीं है। इसका मतलब पूछ रहा है कि यहाँ पर आपको पूछना चाहिए कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर अलग पूछा है। यही क्वेश्चन मिसप्रिंट दे दिया है। ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है। ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जाना चाहिए कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है, तो लेकिन पूछा है यहाँ पर कौन अलग है। तो यहाँ पर फाइनली आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपरिमेय संख्या के हिसाब से। ठीक है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, काफ़ी हल्का प्रश्न है कि एक रैखिक समीकरण का घात होगा। एक रैखिक समीकरण, एक रैखिक समीकरण का घात क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एक रैखिक समीकरण का घात 1 होता है और द्विघात समीकरण का घात 2 होता है। तो एक रैखिक समीकरण का घात 1, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। ठीक है। और अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न है दोस्तों 32 नंबर की tan π/2 का मान होगा, यानी कि पाई का मान 180 डिग्री, 180/2 यानी कि tan 90। तो tan 90 का मान क्या होता है, तो tan 90 का मान आप लोग बताइए क्या होता है। ठीक है। तो यहाँ पर तो मैं बता दूंगा कि tan 90 का मान क्या होता है, लेकिन अगर आप लोग नहीं बताओगे तो क्या फ़ायदा होगा। तो tan 90 का मान इन्फिनेटिव होता है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में आपको लोगों को 8 दिखाई दे रहा है, लेकिन ये दोस्तों ये 8 नहीं है, ये इन्फिनेटिव यानी कि अपरिभाषित, अनंत, अनंत का चिन्ह होता है ऐसे, लेकिन ये उल्टा दे दिया है 8 की तरफ से। ठीक है। तो यहाँ पर इसका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इन्फिनेटिव, क्योंकि tan 90 का मान इन्फिनेटिव होता है, अनगिनत। ठीक है। और अगला प्रश्न है 33 नंबर की 4, -3 किस चतुर्थांश में है। तो अभी मैं आपको बता 4, तो 4 के जगह पर क्या छुपा है, पीछे प्लस छुपा है, तो प्लस कमा माइनस, प्लस कमा माइनस किस चतुर्थांश में है, तो मैं आपको बता दूं चौथे चतुर्थांश में, यानी कि चतुर्थ। अब आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ में स्थित है। मैं आपको अभी चार्ट बनाकर इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था। ठीक है। और अगला क्वेश्चन दोस्तों कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण होता है। तो वृत्त के केंद्र पर बना कोण होता है, तो यहाँ पर वृत्त के जो केंद्र पर कोण बना होता है वो सिंपली आपका 360 डिग्री का होता है। क्या होता है, 360 डिग्री का। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगर कोई पूछे कि अर्धवृत्त का कोण होता है तो आप लोग बताना है 90 डिग्री। 180 डिग्री मत बताना, क्योंकि जो आपका वृत्त का हाफ होता है, वृत्त का आप लोग पूरे का जो कोण बनता है वही यहाँ पर 360 है, और इसका आधा कर दोगे तो अर्धवृत्त का मतलब कि अर्धवृत्त का हो जाएगा। लेकिन अर्धवृत्त का कोण 180 डिग्री का नहीं होता है, बल्कि वो 90 डिग्री का होता है, क्योंकि वहाँ पर उसको आपका वहाँ पर अलग तरीके से उसको बनाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर अगला प्रश्न भी देख लीजिए। यहाँ पर 35 नंबर प्रश्न है। 35वां प्रश्न है कि 3, 5, 2, 5, 7, 8, 5 का बहुलक होगा। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 5 ही है जो कि 3 बार है। तो आपका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 5 ज़्यादा बार है तो ज़्यादा बार वाला ही आंसर होगा। ठीक है। और अगला प्रश्न है 36 नंबर की त्रिभुज ABC में AB और AC के मध्य बिंदु D एवं E इस प्रकार है कि DE समांतर BC तथा BC बराबर 8 सेंटीमीटर, तो DE का मान होगा। तो डी का मान होगा। तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों यहाँ पर आपका जो फाइनली आंसर मिलेगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी मिलेगा, 4 सेंटीमीटर। क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी, 4 सेंटीमीटर। आप लोग याद रखना। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप लोग अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर 37वां प्रश्न है। क्या है, अगला प्रश्न आपका जो है वो 37वां प्रश्न है। 37वां आपका प्रश्न है कि एक सिक्के को उछालने पर एक चीत आने की प्रायिकता क्या होगा। तो एक सिक्के को उछालेंगे तो या तो चीत आ सकता है या फिर पट आ सकता है, तो 2 ही संख्या आएगा जिसमें से आपको चीत आने की प्रायिकता मतलब ढूंढनी है। तो चीत में यानी कि 1 और 1/2 आपका फाइनली आंसर मिल जाएगा, एक ए। ठीक है। और अगला प्रश्न है दोस्तों कि AP 4, 10, 16, 22, 28 का सार्वंतर होगा। तो आप लोग दूसरा में से पहला घटा दीजिए या फिर पांचवा में से चौथा, तीसरा में से दूसरा, कोई भी घटाइएगा तो आपको वही आंसर मिलेगा। ठीक है। तो 10 में से 4 घटाइए तो 6 मिल जाएगा, आपका फाइनली आंसर 6 हो जाएगा। ठीक है।
और अगला प्रश्न है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। जब क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो आप लोग इसका वर्ग कर देना, 16:81। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर भुजाओं का अनुपात पूछे तो इसका रूट कर देना। ठीक है, याद रखना ये हमेशा। ठीक है, और यहाँ पर अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न यहाँ पर 40 नंबर है दोस्तों। 40वां आपका प्रश्न है कि 1/√3 बराबर है तो 1/√3 कितना का बराबर है। यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा तो 1/√3, तो 1/√3 कितना होता है, तो यहाँ पर दोस्तों 33 का मान होता है 1/√3। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और यहाँ पर अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए 41 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि बिंदु 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी क्या होगा। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। और वहाँ पर आप लोग इसका मान रखकर आप लोग आंसर निकाल सकते हो। तो आंसर निकालोगे तो यहाँ पर फाइनली आंसर मिलेगा आपका ऑप्शन नंबर बी 4। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न है 42 नंबर कि यदि द्विघात बहुपद QX = x² - x + 4 के शून्य अल्फा कमा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, -b/a होता है। तो b का मान -1 है और माइनस प्लस है तो दोनों मिलकर +1 हो जाएगा और a का मान 1 है तो 1/1 = 1 ही होगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 43 नंबर प्रश्न है, दो वृत्तों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। इनकी त्रिज्याओं का अनुपात 2:9 हो जाएगा, 2:3। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न 44 नंबर है कि sec² θ-1 का मान है तो sec² θ-1 = tan² होता है। क्या होता है, tan²। ऑप्शन नंबर सी, ये फार्मूला होता है, आप लोग फार्मूला याद रखना। ठीक है, और 45 नंबर प्रश्न दोस्तों कि यदि LM समांतर है M, यदि LM समांतर M हो तब D का मान होगा, तब D का मान होगा। दोनों समांतर है तो दोनों बराबर हो जाएगा और वहाँ से आप लोग इसका मान निकालेंगे तो शायद हमको लगता है कि यहाँ पर इसका आंसर मिलेगा जो आपका होगा वो आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 22। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 22 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यदि ई कोई घटना हो तब पी प्लस पी डैश का मान होगा। तो मैं आपको बता दूं कि पी जो आपका दिया है वो क्या है, वो निश्चित घटना की प्रायिकता है। और पी डैश जो दिया है यहाँ पर डैश छुपा है। ठीक है, तो पी डैश है जो वो अनिश्चित घटना की प्रायिकता है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1, अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0। तो 1 + 0 = 1। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी आंसर। और 47वां प्रश्न है कि वही 47वां प्रश्न है कि आपको बहुलक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या दिखाई दे रही है। तो सबसे ज़्यादा बार हमको 7 दिखाई दे रहा है, 7 3 बार है तो आपका फाइनली आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7। ठीक है, और अगला प्रश्न यहाँ पर 48 नंबर, एपी के प्रथम पद 2 तथा सार्वअंतर 3 है तो एपी के 3 पद क्या होंगे। तो एपी के पहला पद 2 हो जाएगा। ठीक है, पहला पद क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पर 3 पद निकालना है तो 1 और 1 + d 1 + 2d। तो 1 + d यानी कि 2,5 यानी कि आपका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी 2,5, आप 8। ठीक है, ऑप्शन नंबर मिल जाएगा आपका बी। ठीक है, और अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों कि यहाँ पर sin π/4 - cos π/4 का मान क्या होगा। तो sin π/4 तो यहाँ पर sin 45 - cos 45 का मान क्या होगा। तो दोनों कट कर 0 मिलेगा, ऑप्शन नंबर आपका बी मिल जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न है 50 नंबर दोस्तों कि कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा। कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर 1 θ/360 πr², θ/360 डिग्री गुणे πr², ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका 51 नंबर में है कि द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या होती है। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या सिर्फ 2 ही होती है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि यदि द्विघात समीकरण px = 2x² + 3x - 4 = 0 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा पर -b/a होता है तो b का मान 3 है तो -3/a का मान 2 है तो 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, आपका आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
और यहाँ पर अगला प्रश्न 53 नंबर, जो कि आपको कॉपी पर सोल्यूशन करना होगा, नोटबुक पर, ठीक है। एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ते शुरू करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटे और 5 घंटे लगते हैं। तो तीनों प्रथम बिंदु पर फिर मिलने से कितना समय लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, फाइनली आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 15, ठीक है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका फाइनली आंसर, तीनों को गुणा कर देंगे शायद, तो आपका आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर फाइनली डी, ठीक है। और अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों कि माध्यक का 3 गुना और मध्य के 2 गुना का अंतर कहलाएगा। माध्यक का 3 गुना और मध्य का 2 गुना, तो माध्य इक्वल टू क्या होता है, बहुलक होता है। तो यहाँ पर आपका फाइनली जो आपका आंसर मिलेगा वो आपका सी ही मिलेगा, क्योंकि माध्यक और माध्य का बात कर दिया तो एक ही बचा है बहुलक। तो आपका आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और यहाँ पर 55 नंबर प्रश्न है कि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में इनके त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो क्षेत्रफलों का अनुपात कह रहा है तो 16:81 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16:81, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 56 नंबर की कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 के कोटि का मान होगा, तो 6,4, तो आप लोग बता देना जो आपका पहला होगा 6 वो आपका क्या हो जाएगा, भुज हो जाएगा, और आपका जो 4 है वो कोटि हो जाएगा। भुज कमा कोटि, यानी कि पहला वाला भुज होता है, दूसरा वाला कोटि होता है, लेकिन यहाँ पर कोटि का मान पूछा है तो कोटि का मान आपका ऑप्शन मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों पूछ ही दिया कि अर्धवृत्त का कोण होता है, तो आप लोग क्या इसका जवाब दोगे। और कोई पूछे कि अर्धवृत्त का कोण होता है तो आप लोग बता देना अर्धवृत्त का कोण आपका फाइनली क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, क्योंकि आपका जो अर्धवृत्त ऐसा बनता है तो यहाँ पर इसको आप लोग यहाँ पर जो आपका कोण बनता है यहाँ पर वही 90 डिग्री का कोण बनता है, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका 57 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अर्धवृत्त का कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और 58 नंबर में है दोस्तों किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो अभी मैं आपको बताया कि घटना की प्रायिकता जो होती है वो कभी माइनस में नहीं हो सकती है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दे दिया है 0 से छोटा माइनस में, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि माइनस कभी प्रायिकता नहीं हो सकता है, ठीक है। और अगला प्रश्न है दोस्तों कि यहाँ पर कि a + b = 90 डिग्री, तो cos a बराबर होगा, तो cos a यानी कि 90 - a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 - b इक्वल टू a हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों बार cos a से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपका जो फाइनली आंसर मिलेगा वो आपका क्या मिलेगा, तो यहाँ पर फाइनली आपका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, sin b मिलेगा, ठीक है, sin b ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, यदि 3θ = 90 डिग्री तो cos थीटा का मान क्या होगा, तो थीटा बराबर यहाँ पर 30 डिग्री हो जाएगा, तो cos 30 का मान क्या होता है, cos 30 का मान होता है √3/2, यहाँ पर फाइनली आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर सेट मैथ 1 का सेट 1 समाप्त हो गया। ये आपका मैट्रिक बोर्ड के लिए, क्योंकि आपके मैट्रिक बोर्ड में 60 प्रश्न ऑब्जेक्टिव आते हैं, जिनमें से आपको 50 का आंसर देना होता है। मैं आपको 60 बता दिया। अगर दोस्तों आप अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आज से और ऐसा ही आपको हर सब्जेक्ट का डेली वीडियो मिलेगा, ठीक है। हर सब्जेक्ट का डेली सेट बाय सेट ऑब्जेक्टिव मिलेगा और पूरा सेट मिलेगा, इसलिए आप लोग वीडियो को मिस मत करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है।